हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रवि क्रॉप का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम कल्चर क्या है? दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का उपयोग एवं लाभ लिखिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि राइजोबियम कल्चर जो है वह क्या है? दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का उपयोग एवं लाभ लिखिए। तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एग्जाम यदि राइजोबियम कल्चर से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो राइजोबियम एक सजीवी जैव उर्वरक या जीवाणु होते हैं। राइजोबियम में क्या है? सजीवी जैव उर्वरक या जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दलहनी फसलों में बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप लोग देखे होंगे जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको नेड्यूल टाइप का दिखेगा, वहीं पर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो राइजोबियम एक सजीवी जैव उर्वरक या जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दलहनी फसलों में बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों पर पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों पर पाए जाते हैं। दलहन वर्ग की फसलों में राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है। यदि हम लोग दलहनी फसलों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करेंगे तो हमें वहां पर खाद और उर्वरक की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली गांठों पर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का कार्य करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले गांठों पर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, वहां से लेकर मृदा में या भूमि में स्थिर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन जीवाणुओं को सक्रिय करने के लिए दलहन वर्ग की फसलों की बुआई करने से पहले एक विशेष प्रकार की कल्चर से उपचारित किया जाता है जिसे राइजोबियम कल्चर कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जो राइजोबियम कल्चर होता है यह एक प्रकार का सहजीवी उर्वरक या जीवाणु होता है जो क्या करता है, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती है उनमें पाया जाता है, जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देता है। इन जीवाणुओं को सक्रिय करने के लिए, जो राइजोबियम जीवाणु है उसको सक्रिय करने के लिए दलहन वर्ग की फसलों को बुआई से पहले एक विशेष प्रकार का कल्चर से उपचारित किया जाता है जिसे राइजोबियम कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो राइजोबियम कल्चर क्या होता है, इसका कार्य क्या है, कैसे होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग इसकी प्रयोग की विधि आगे चल के। अभी तो इसके प्रयोग से दलहनी फसलों के 1 हेक्टेयर खेत में 30 से 50 किग्रा तक नाइट्रोजन प्रति वर्ष सिंचित करती है। मतलब दोस्तों, जो यदि हम लोग दलहनी फसल को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई की है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, तो वह 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 किग्रा से 50 किग्रा तक नाइट्रोजन प्रति वर्ष संचित करती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता क्या है या राइजोबियम कल्चर क्या होता है। अब देखेंगे इसके प्रयोग की विधि। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। यदि खेत में चने की फसल प्रथम बार या 5-6 वर्षों के बाद पुनः बोई जा रही है तो चने के बीज को उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, यदि खेत में चने की फसल प्रथम बार या 5 से 6 वर्षों के बाद बोई जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए, चनों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का उपयोग या राइजोबियम कल्चर का उपचार बीज के फफूंदीनाशक रसायन के उपचार के पश्चात ही करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का उपचार बीज के फफूंदीनाशक रसायन के उपचार के पश्चात ही करना चाहिए। ठीक है, दलहनी फसलों के बीज को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए आधा लीटर जल में 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग समझिएगा प्रयोग की विधि। यहाँ से आप लोग को जितना मैं बताऊंगा अभी वहां तक आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है राइजोबियम कल्चर के उपचार की विधि लिखिए। ठीक है, तो उसका कैसे उपचार किया जाता है, तो यहाँ से आप लोग समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। दलहनी फसलों के बीज को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए यह क्या किया जाता है, आधा लीटर जल में
50 ग्राम गुड़ का घोल बनाते हैं। कितना लीटर जल? आधा लीटर पानी लेंगे, उसमें 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाएंगे। ठीक है, इस घोल को 10 मिनट तक गर्म करने के पश्चात ठंडा करना चाहिए। ये जो दो गुड़ का घोल है उसको 10 मिनट तक गर्म करने के बाद ठंडा करना चाहिए। इसमें 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर मतलब दोस्तों जो राइजोबियम जीवाणु है या राइजोबियम कल्चर है, उसका एक पैकेट को 50 किलोग्राम बीज पर डालकर मिला लेते हैं। इसके पश्चात बीज को छाया में रखकर सुखा लेते हैं। तो यही राइजोबियम कल्चर के उपचार की विधि है। क्या करेंगे? एक आधा लीटर पानी लेंगे, उसमें 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाएंगे, उस घोल को 10 मिनट तक गर्म करने के पश्चात ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के पश्चात इसमें 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर जो कि एक पैकेट आता है उसको 25 किलोग्राम बीज पर डालकर मिला लेते हैं। जिसके पश्चात इस बीज को छाया में सुखा लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने खेत में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यही राइजोबियम कल्चर के उपचार की विधि थी। आगे चलिए देखते हैं। अतः दलहन वर्ग की फसल पहली बार बोने पर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, हम जिस खेत में बो रहे हैं उस खेत में हमें पहली बार यदि दलहन फसल बो रहे हैं तो वहां पर राइजोबियम कल्चर का यूज करना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि राइजोबियम कल्चर क्या होता है, राइजोबियम कल्चर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइजोबियम कल्चर से हमें लाभ क्या क्या मिलता है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों मुख्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। रासायनिक उर्वरक और जिसमें से मुख्य नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता क्या होती है? बहुत ही कम पड़ती है। अगला पॉइंट है दलहनी फसलों जैसे चना, मूंग, उड़द या एवं अरहर की खेती से उपज में बढ़ोतरी होती है। चना, मूंग, उड़द एवं अरहर की खेती से उपज में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तो यही था राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर की विधि, राइजोबियम कल्चर का उपचार। एक बार जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोग सुनिएगा। तो राइजोबियम कल्चर क्या होता है? तो राइजोबियम कल्चर एक प्रकार का जैव उर्वरक या जैव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देता है। ठीक है, तो इन्हीं बैक्टीरिया को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए हम लोग राइजोबियम कल्चर का या राइजोबियम जीवाणु का यूज करते हैं। ठीक है, उसको यूज कैसे किया था? तो पहले बताया गया कि 500 ग्राम पानी लेकर या आधा लीटर पानी लेकर उसमें 50 ग्राम गुड़ को डालकर उसका घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के बाद उसे 10 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसे 10 मिनट तक गर्म करने के बाद फिर ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसमें 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर, ठीक है, राइजोबियम कल्चर जो कि एक पैकेट आता है, उसको 25 किलोग्राम चने के या किसी भी, हम जो चने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 25 किलोग्राम चने के बीज पर डालकर उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसे छाया में सुखा लेते हैं। उसके बाद हम उसे अपने खेतों में पुनः यूज ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को उसकी यूज करने की विधि होती है। हमने उससे लाभ क्या क्या देखा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वह नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया की यूज से रासायनिक उर्वरकों मुख्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, मतलब यूरिया की आवश्यकता कम पड़ती है। दलहनी फसल जैसे चना, मूंग, उड़द, अरहर खेती से उपज में बढ़ोतरी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम बैक्टीरिया समझ में एकदम बढ़िया से आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दलहनों के उत्पादन में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं? दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय बताइए। इसी क्वेश्चन को 3 पॉइंट में पूछा है। भारत में दलहनों की कम उत्पादकता के कारणों का वर्णन कीजिए तथा देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, सब एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत में दलहनों की कम उत्पादकता के कारण, जैसे भारत देश है, हमारे भारत देश में दलहन का उत्पादन कम क्यों होता है उसका कारण लिखना है, और देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। और देश में हम लोग दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हमें महत्वपूर्ण सुझाव देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में दलहन उत्पादन में क्या क्या बाधाएं हैं। ठीक है, जिसमें पहला कारण है कि जलवायु संबंधी विषमतियां, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जलवायु एक समान नहीं मिलती। जैसे चलिए देखते हैं, दालें जलवायु के प्रति अति संवेदनशील फसलें हैं। ठीक है, दाल जो है वह जलवायु के प्रति अति संवेदनशील फसल है। सूखा, पाला, बाढ़ व दलहनों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सूखा का, पाला का, बाढ़ और दलहनों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इन सभी का। ठीक है, भारत में आज भी 90% दलहन उत्पादन क्षेत्र वर्षाधीन है, जहां पर वर्षा बहुत होता है। ठीक है, जिसके कारण औसत उत्पादकता कम होती है। उत्तरी भारत में पाले का प्रकोप होने के कारण फसल की उत्पादकता काफी प्रभावित होती है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जिस टाइम हम लोगों की खेत में कोई भी दलहनी फसल बोई जाती है, उस टाइम क्या होता है, पाला बहुत अधिक पड़ता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है पाले से। अगला पॉइंट है, तराई क्षेत्रों में मृदा आर्द्रता ज्यादा होने के कारण उगता की समस्या ज्यादा होने लगती है। विल्ट की समस्या, उगठा जिसे रोग कहते हैं, पेड़ अपने आप सूख जाता है नीचे से कट के, तो उसकी समस्या बहुत ज्यादा होती है। अगला है, पश्चिमी भारत एवं मध्य प्रदेश सूखे के प्रकोप के कारण उत्पादकता कम है। तो देखिए, उत्तर भारत में क्या है, जिसके कारण कम हो जाता है फसल का उत्पादन पाले के कारण, और तराई क्षेत्र में जहां पर पानी वाले क्षेत्र है वहां पर उगटा रोग के कारण, और जहां पर पानी नहीं है वहां पर सूखे के प्रकोप के कारण दलहन का उत्पादन कम होता जा रहा है। दूसरा इसका पॉइंट है कि दलहन का उत्पादन कम क्यों होता है, तो उच्च उपज वाली प्रजातियों का अभाव। हमारे भारत देश में उच्च उपज वाली जो प्रजातियां हैं उनका बहुत ही अभाव है। ठीक है, तो दलहनें आदिकाल से ही सीमांत क्षेत्रों पर उगाई जाती रही हैं, तथा आज भी मुख्य व्यावसायिक फसलों की श्रृंखला में न आने के कारण अनुसंधानात्मक स्तर पर भी दलहनों पर धान्य फसलों की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया। ठीक है, जिसके कारण उच्च गुणवत्ता वाली लागत संवेदी प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो क्या बोला जा रहा है, जो दलहन उत्पादन है मुख्य फसल होने के कारण भी उसे मुख्य फसल की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण वैज्ञानिक जो है इस पर शोध ज्यादा नहीं की, जिसकी वजह से हमें अधिक उत्पादन देने वाली किस्म का पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से भी दलहन का उत्पादन कम होता है। तीसरा पॉइंट है अवैज्ञानिक प्रबंध स्तर। तो अवैज्ञानिक प्रबंध स्तर में पहला पॉइंट है पुअर मैनेजमेंट, खराब प्रबंध स्तर। तो सीमांत क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण वे उर्वरक आदि का समयानुसार संतुलित प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तथा उक्त क्षेत्र में सिंचाई की भी उचित व्यवस्था न होने के कारण फसलों में जल प्रबंध, खरपतवार व व्याधि जीव प्रबंध अनुकूल नहीं हो पाता, जिसके कारण उत्पादकता कम होता है। ठीक है, तो ये सब कारण है। आगे चलिए देखते हैं वानस्पतिक कारण, जिसमें पहला है असीमित वृद्धि। तो आप लोग देखेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफी लंबे हो जाते हैं दलहन के, जैसे मान लीजिए आप लोग मटर देख रहे हैं, मटर के कुछ पौधे आप लोग देखेंगे, उसमें उत्पादन कुछ नहीं होगा, फल कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पौधा काफी लंबा हो जाता है, तो जिसके कारण भी क्या होता है, फसल के उत्पादन में कमी आता है। दूसरा है प्रकाश एवं ताप के प्रति संवेदनशील। तो दलहनी पौधे प्रकाश एवं ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें पुष्पन की क्रिया मौसम पर आधारित होती है। वर्षा पोषित क्षेत्रों में फसल की बुआई संचित नमी का उपयोग करने के लिए प्रायः जल्दी कर दी जाती है, जिसके कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संवेदी होने के कारण उसी समय पुष्पन करते हैं जब उनके लिए उपयुक्त समय मिलता है। अतः वृद्धि के कारण पौधे में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तथा फूल व फलियां कम बन पाती हैं। जिसके विपरीत विलंब से बुआई करने पर फसल की वानस्पतिक वृद्धि काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो ही उपयुक्त मौसम पौधे को प्राप्त होता है, फूल निकल आते हैं। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में उपज प्रभावित होता है। पांचवा है भंडारण की अनुपयुक्त सुविधा। तो हमारे भारत देश में देखेंगे भंडारण की भी उपयुक्त सुविधा नहीं है। तो दलहनों में प्रोटीन पदार्थ की अधिकता होने के कारण भंडारण के समय भी इनके कीड़े मकोड़े का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण भंडारण के दौरान काफी क्षति हो जाती है और किसान बड़े स्तर पर दलहनी किसानों की कृषि करने से कतराता है। तो यही सब था दलहनों की कमी कारण। अब हम लोग देखेंगे दलहन उत्पादन बढ़ाने के हम लोग क्या सुझाव देंगे, तो किस प्रकार से दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उसमें हम लोग अपना सुझाव देंगे। उसमें आप लोग अपने से भी अपना सुझाव दे सकते हैं और मैं जो बताऊंगा उसको भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र के किसान हेतु सरकार द्वारा समय पर खाद, उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि फसल की समय से बुआई की जा सके तथा यथोचित उर्वरक प्रबंध किया जा सके। दूसरा पॉइंट, प्रकाश एवं ताप असंवेदी प्रजातियों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे समस्त फलियों को एक साथ प्रभावपूर्ण ढंग से काटा जा सके। तीसरा पॉइंट, कीट व्याधि नियंत्रणों के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाना जाना चाहिए, जिससे कि कीट एवं व्याधि नियंत्रण समय से किया जा सके। अगला पॉइंट है उच्च उपज वाली जलवायु के अनुसार प्रजातियों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सीमांत क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधा का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि दलहनी की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरकों की आवश्यक मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के बाद किया जाना चाहिए, जिससे कि उर्वरक संसाधनों का अनावश्यक न होने तथा वे समस्त पोषक तत्व पौधे की
समस्त पोषक पौधों को दिए जा सके जिसकी मृदा में कमी हो। अगला पॉइंट है फसल उत्पादन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। तो जो दलहन का उत्पादन वह वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है राइजोबियम जीवाणुओं के प्रभावी संवर्ध उत्पादन एवं भंडारण सुविधा के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कि दलहनों को प्राप्त नैसर्गिक गुण का अधिकतम उपयोग किया जा सके। अगला पॉइंट है बुआई कतारों में वह समय संगत की जानी चाहिए, जिससे कि वांछित पादप संख्या प्राप्त की जा सके तथा खरपतवार नियंत्रण भी सुगमता से हो सके। तो यही हम लोगों का सुझाव था दलहनी उत्पादन को बढ़ाने का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखा, हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछता है फिलेरिस माइनर और गेहूं में अंतर। तो फिलेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहा जाता है, तो आप लोग पता है। तो इसमें और गेहूं में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे। 4-5 पॉइंट देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो फिलेरिस माइनर होता है इसका तना गुलाबी रंग का होता है और गेहूं का तना किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर है फिलेरिस माइनर की जड़ें लाल रंग की होती हैं और गेहूं की जड़ें सफेद रंग की होती हैं। तीसरा पॉइंट है फिलेरिस माइनर में इसके तने में शाखाएं पाई जाती है। जो फिलेरिस माइनर होता है उसके तने में शाखा पाई जाती है, लेकिन गेहूं के तने में शाखाएं नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट है फिलेरिस माइनर की पत्तियां हल्के रंग की होती हैं, लेकिन गेहूं की पत्तियां का रंग गहरा हरा होता है। ठीक है, फिलेरिस माइनर जो है इसकी पत्तियां हल्के गहरे रंग की होती हैं और गेहूं का ज्यादा गाढ़ा गहरा रंग हरा होता है। अगला पॉइंट है इसका बीज छोटा भूरा होता है। जो फिलेरिस माइनर होता है इसका बीज छोटा व भूरा होता है और गेहूं का बीज बड़ा व सुनहरा होता है। ठीक है, फिलेरिस माइनर एक खरपतवार है। जो फिलेरिस माइनर है वह क्या है, एक खरपतवार है और गेहूं क्या है, एक क्रॉप है, एक फसल है। तो यही था इसमें अंतर। ठीक है, तो यहाँ तक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछता है राई या सरसों की माहू रोग रोधी जातियों के नाम दीजिए। तो पहला है RH13। यह क्या है, इसमें माहू नहीं लगता और जल्दी रोग भी नहीं लगता है। दूसरा है RLM 198। इसमें भी दोस्तों माहू और रोग नहीं लगता। और एक आता है क्रांति, इन सभी में क्या लगता है, माहू और रोग जल्दी नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी मैंने क्वेश्चन बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।